अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। बहुत बात होती है कि इंतखाबात का इनेकाद आईनी तरीके से किस तरह से हो सके, जहां पर 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराना एक आईनी जिम्मेदारी करार दिया जाता है, वहां पर साथ ही साथ एक और आईनी जिम्मेदारी भी है, और वो ये कि इंतखाबात साफ और शफाफ हो। अब ये काम किस तरह से हो? वैसे तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कह चुके हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, और चीफ जस्टिस ने यह भी इंतबाह किया था कि अगर इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से शकूक व शुबात पैदा किए गए तो ऐसा करने वाला जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा। लेकिन मुल्क अब इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, तो ये बहस भी है कि किस तरह से इंतखाबात की का साफ होना और इनकी शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। और इसमें सबसे जो अहम किरदार है वो ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन का ही होगा। वैसे तो बहुत बात होती रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से काफ़ी बहस हुई है, फिर उसके बाद कानूनी बहस भी है, जो केसेस चल रहे हैं हमारे सियासी रहनुमाओं के, उन पर भी बात हो रही है। नवाज शरीफ के केसेस हैं, इमरान खान के केसेस हैं, क्या वो तो नहीं रुकावट बनेंगे? लेकिन अगर इंतखाबात को देखा जाए तो बदकिस्मती से 1970 से लेकर अभी तक जितने भी इस मुल्क में इंतखाबात हुए हैं वो किसी न किसी हवाले से मुतनाज़े रहे हैं और इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं किया गया। बहुत पीछे नहीं जाते, 2013 के इंतखाबात को आरूज का इलेक्शन कहा गया, जबकि साल 2018 के जो इंतखाबात हैं वहां पर उसके बाद फॉर्म 45 की और RTS सिस्टम की बहस छिड़ गई, और इंतखाबात की शफाफियत को लेकर सिलेक्टेड और इलेक्टेड की बहस भी चलती रही। अब जबकि हम फिर से 2024 में इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या ये आने वाले इंतखाबात पिछले इंतखाबात से मुख्तलिफ होंगे या नहीं होंगे, और क्या ये जो इंतखाबात हैं इनके नताइज को तस्लीम ना करने की रवायत ही चलती रहेगी? पहले ही इंतखाबात में ताखीर हो चुकी और उसकी वजह भी एक तकनीकी वजह थी, उसको करार दिया गया मरदमशुमारी, कहा गया कि एक आईनी रिक्वायरमेंट है, उसकी बगैर ये काम नहीं हो सकता। लेकिन बार तौर पर अब वो रुकावटें दूर हो गई हैं, अब मुल्क इंतखाबात की तरफ जा रहा है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने भी कहा कि चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा, हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। DRO, ROs और असिस्टेंट अफसरान का भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और उनका ये कहना था कि शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह से तैयार है और पुरअज़्म भी है। अब इन इंतखाबात में क्या कुछ मुख्तलिफ होने वाला है? जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, सियासी जमातों की क्या जिम्मेदारियां हैं, इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारियां हैं, और आईनी जिम्मेदारियां जो पूरी नहीं हुई लेकिन जो की जा सकती हैं, क्या वो पूरी होंगी या नहीं, इस पर आज के प्रोग्राम में बहस होगी। और हमने आज के प्रोग्राम में कुछ इलेक्शन एक्सपर्ट्स को बुलाया है ताकि उनसे जाना जा सके कि इंतखाबात के हवाले से जो तैयारी है इस वक्त वो कैसी तैयारी है, और उसमें क्या मुल्क इंतखाबात की जानिब जब बढ़ रहा है तो क्या इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातें और जो दीगर इदारे हैं क्या वो इंतखाबात के लिए तैयार हैं या नहीं, इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं सरवर बारी साहब, कोalition 38 इन्होंने कायम किया है, इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, ऑब्जर्वर हैं। सरवर बारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रशीद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फाफिन एक जानी मानी तंजीम है इंतखाबात के हवाले से, उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और फौजिया यज़दानी साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, मुख्तलिफ इदारों में काम करती रही हैं, इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन से भी वाबस्ता रही हैं, इलेक्शन का जो पूरा अमल है इस पर गहरी नज़र रखती हैं। फौजिया यज़दानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ रशीद चौधरी साहब आपसे करना चाहूँगा, और सबसे पहला तो यही सवाल है कि क्या ये आने वाले इंतखाबात अब तक जिस तरह से इंतखाबात होते रहे हैं या जो हमने 2018 में इंतखाबात कराए, क्या इससे मुख्तलिफ होंगे या नहीं? देखें, इलेक्शन, आइंदा इलेक्शन किस तरह के होंगे, एक तो इसकी पेशिन गोइयाँ हैं और एक कुछ कयास आराइयाँ हो सकती हैं, लेकिन देखना हमें ये चाहिए कि जो इलेक्शन करवाने वाली इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी है उसकी प्रेपरेशंस कैसी हैं, उसके पास पावर्स क्या हैं, क्या कानून में उस तरह के सुकन दूर हो गए हैं कि जिससे इलेक्शन कमीशन मज़ीद खुद मुख्तार हुआ है, मज़ीद उसके पास पावर्स आई हैं। तो कानून में तो अभी 57 में जो बड़ी रीसेंट अमेंडमेंट हुई है कि अब वो
इलेक्शन डेट भी देने का इख्तियार उनके पास आ गया है इलेक्शन कमीशन के पास। तो इलेक्शन कमीशन ऑल सेट है, एम्पावर्ड है, उसके पास इख्तियार है, उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। तमाम इंतज़ामिया जो अबूरी इंतज़ामिया है वो भी, और जो इंतज़ामिया इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो भी सारे इलेक्शन कमीशन के मातहत हैं। तो और टेक्निकली जो टाइमलाइंस हैं वो कुछ उसके बाद जो इस पे इंटरप्रिटेशन का मसला था कि पहले 51(5) आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिलिमिटेशन की बात करता है उसकी पासदारी करनी है या 90 दिन वाला वो करना है। उसके बाद जो टेक्निकल मामलात हैं वो चल पड़े हैं और हमें उम्मीद है कि जिस तरह डिलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। और लेकिन जो प्रोसेस है उस पर को आप बेहतरी देखते हैं कि जिस तरह से देखिए ये टेक्निकल एतराजात इससे पहले होते रहे। 2013 वो आरओ का हवाला बार बार आता रहा, 18 के अंदर फॉर्म 45 का। तकनीकी एतबार से आपको लगता है कुछ बेहतरी देखिए इस तरह इतने सालों में आई है? देखिए इस तरह के बहुत ही गर्म सियासी माहौल में अगर डिलिमिटेशंस आई हैं और डिलिमिटेशंस पे बाय एंड लार्ज कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ हलकों पे रिजर्वेशंस हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज को बड़ी सियासी कंट्रोवर्सी खुद डिलिमिटेशन नहीं बनी। तो एक रिगरस एक्सरसाइज उन्होंने की है जिसके अंदर टेक्निकल इश्यूज हैं वो हमने हाईलाइट भी किए थे, लेकिन एक पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका बज़ाहिर लगता है कि इस पे एक तरह का एतमाद मौजूद है। तो अगर इससे अगले आने वाले जो प्रोसेसेस हैं जिसमें आरओज़ का तकर्रुर है, रिटर्निंग ऑफिसर्स का तकर्रुर करने हैं, पोलिंग स्टेशंस आने हैं, वोटर लिस्ट नोटिफाई होनी है जो फाइनल हतमी है, अगर ये वाले टेक्निकल प्रोसेसेस भी ठीक तरीके से चले गए तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन असर्ट करेगा और इलेक्शन कमीशन इन इलेक्शंस को 2018 के इलेक्शन से भी बेहतर बना सके। बारी साहब, एक जो चीज मुख्तलिफ नजर आ रही है वो मुख्तलिफ कवानीन बने, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर एक तरह से किया गया। पाकिस्तान में हमेशा ये शिकायत रही है कि इलेक्शन कमीशन के पास उतना इख्तियार नहीं होता जितना इसके पास होना चाहिए। इंडिया की एग्जाम्पल दी जाती है कि देखें वहां पर निगरान वजीर आजम की भी जरूरत नहीं है। आपको लगता है ये ठीक डायरेक्शन में कदम है जहां पर तारीख का इख्तियार भी अब इलेक्शन कमीशन के पास आ गया है और ये जो इख्तियारात दिए गए हैं इसका फायदा होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि 7 नवंबर को इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, वो नहीं हुए। पंजाब के इंतखाबात 14 मई को हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए। जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है गो के रशीद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि वो बाई एंड लार्ज पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्टेबल है, उसके ऊपर तमाम पार्टियों के एतराज़ात हैं। आज भी हैं और लोग हाई कोर्ट में जा रहे हैं, लोग चैलेंज कर रहे हैं, लिटिगेशन का अमल शुरू हो गया है। और 2 लेवल हैं, एक तो पॉलिटिकल लेवल है कि उस हवाले से हम देखें और दूसरा टेक्निकल है और कानूनी है। 10% की शर्त है कि जनाब जो पॉपुलेशन है 2 हलकों के दरमियान 10% से ज़्यादा काम नहीं हो सकता। अगर आप देखें अपर चित्राल और लोअर चित्राल की टोटल पॉपुलेशन 5 लाख के 5.5 लाख के लगभग है। एक नशिस्त वहाँ बाजौड़ में 13 लाख के लग 12,75,000 की आबादी पर एक नशिस्त है, वो आज भी मौजूद है। तो मामला ये नहीं है कि कितनी कंट्रोवर्सी है, मामला ये है कि जो अदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, वो अपने ही तय किए हुए कवानीन आइन के मुताबिक एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। हमारी नज़र में देयर इज़ एनफ एविडेंस, काफ़ी शवाहद मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन उन्होंने अपने लिए कुछ मयार तय किए हैं। मयार उनके लिए इलेक्टोरल रोल्स हैं। इलेक्शन एक्ट इलेक्शन कमीशन ने नहीं बनाया, लेकिन उसकी कंसल्टेशन रही थी साथ। और दूसरी बात जो है सबसे अहम है, उनका एक स्ट्रेटेजिक प्लान है, 3rd स्ट्रेटेजिक प्लान 2019-2023। उसके मुताबिक उन्होंने अपने लिए बहुत सारे मयारात तय किए। अगर इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को हम इन मयारात और अपने जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इलेक्शंस एक्ट 2017 है और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन है, तो साफ नजर आता है कि इलेक्शन कमीशन पार्टीजन है। तो अब उसके लिए एक पार्टी है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। इस वक्त अगर आप जितने भी ऑप एड आर्टिकल आज तक छपे हैं
चाहे वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छप रहे हैं, डॉन में छप रहे हैं, न्यूज में छप रहे हैं या ऑब्जर्वर में छप रहे हैं, उनमें एक कॉमन चीज आ रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ठीक है। किसी पार्टी को पूरे पाकिस्तान में नहीं है, किसी पार्टी को किसी सूबे में नहीं है। ठीक। तो साफ नजर आ रहा है कि एक पार्टी है जो अपनी रैलीज नहीं कर सकती, अपने जुलूस नहीं निकाल सकती, अपने उनके इलेक्शंस का मामला आपके सामने है कि एक पार्टी को कहा गया कि आप इलेक्शन करवाएं 20 दिनों के अंदर, और 20 दिनों के अंदर अंदर तो इलेक्शन का शेड्यूल आने वाला है। तो ये जो सारी डीलिमिटेशन, आपको मालूम है डीलिमिटेशन जो है, अब हाफजाबाद की आबादी, हाफजाबाद की म्यूनिसिपल कमेटी का जो एरिया है उसको गुजरांवाला में जाके डाल दिया। ठीक, हाफजाबाद की अपनी आबादी 11, 12, 13 लाख है, उसके 2 हल्के तो नहीं बन सकते, लेकिन चतराल के तो 5 लाख पर एक हल्का बन सकता है, उसको गुजरांवाले में डालने की क्या जरूरत थी? ठीक है, सीधी बात है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि नहीं, देखिए एक अगर आप डीलिमिटेशन को किसी हवाले से देखने की कोशिश करें तो आपको नजर आता है कि बड़े वियर्ड किस्म के ट्रेंड्स हैं। मतलब कहीं आपने इख्तियार मिला है, लेकिन अभी भी जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उस इख्तियार को इंडिया के इलेक्शन कमीशन की तरह गैर जानबदार तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। पावर्स है, लेकिन उन पावर्स को पार्टीजन शक्ल में इस्तेमाल। इख्तियार का मसला नहीं है जो इससे पहले कंप्लेंट होती थी। मैं जरा फौजिया साहब से पूछ लूं, फौजिया साहब आपको लगता है इस दफा कुछ मुख्तलिफ होगा? देखिए रहमान, मुख्तलिफ क्या मुख्तलिफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कौन सा चांद जमीन के लाना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में हमारा तो सिर्फ एक ही जो है वो मेरा ख्याल है होना, जो सवाल भी जाहिर बात है कि जो इलेक्टोरल एक्सरसाइज है क्या वो डिफरेंटली होगी या नहीं होगी? इलेक्टोरल एक्सरसाइज डिफरेंट नहीं हो सकती। इलेक्टोरल एक्सरसाइज कास्ट एंड स्टोन प्रोसेस है, वो उसका एक कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं, और जब इंतखाबी शेड्यूल आ जाता है तो 54 डेज का एक सेट प्लान है जो इलेक्शन एक्ट में दिखा है, वो उसी तरह होगा। सिर्फ देखना यही है, मैं रशीद चौधरी साहब की बात से एग्री करती हूँ कि हमारे पास इशारे क्या आ रहे हैं। अगर हम टेक्निकली देखना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में बीइंग एन इलेक्टोरल एक्सपर्ट, मुझे इससे ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि किस पार्टी के साथ क्या हो रहा है। पहले अगर आप इलेक्शन कमीशन के तकनीकी मयार की बात कर रहे हैं तो मुझे ये देखना है क्या वो प्री रेक्विजिट पूरे कर रहे हैं। उसका पहला प्री रेक्विजिट डीलिमिटेशन था, एंड आई एग्री उसमें बाय एंड लार्ज जो है वो इतनी ज्यादा शिकायत नहीं आई। जो ये बात अब है कि जिनको शिकायत आई हैं वो जा रही हैं। एक बात तकनीकी लिहाज से ये भी याद रखने की जरूरत है कि जब ड्राफ्ट डिलिमिटेशन अनाउंस हुई थी तो 30 दिन का पीरियड था एतराजात जमा कराने के लिए। जो फाइनल लिस्ट आई है वो उन एतराजात को दूर करके आई है, उसके बावजूद अगर कोई रह जाएगा तो वो जाएगा। नंबर 2 बात, डिलिमिटेशन को हम हमेशा सिर्फ इससे रखते हैं कि एक हल्के की आबादी के साथ उसका रखते हैं। आपको मालूम है इलेक्शन एक्ट में पहले ज्योग्राफिकल बाउंड्री लिमिट थी कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी एक डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगी, अब उन्होंने बढ़ा दी। अभी बारी साहब ने हाफसाबाद की एग्जांपल दी। हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका एक शेयर, टेक्निकल शेयर कैलकुलेट होता है। हाफसाबाद 1.46 के शेयर पे है, 1.60 पे होता है तो वो 2 पे जाके मिलता है, इसलिए उसके कुछ पार्ट्स गुजरांवाला के साथ मिलाए गए जो 5.48 था ताकि उसको बैलेंस आउट किया जाए। आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, व्हाइल आई वुड हैव लव टू सी कि हाफसाबाद और उसको मिलाकर और बड़ा कर दिया जाता और उसमें से 6 की बजाय 7 नशिस्तें भी निकल सकती थी, मगर सिर्फ आबादी के बुनियाद पे नहीं होता। और तीसरी बात, अगर आप 1 सेकंड की इजाजत दें तो वो ये कि डीलिमिटेशन में बहुत ज्यादा जरूरी सिर्फ ये नहीं है कि आपकी आबादी और आपके बरादरी और वोट आपके कट गए। आपकी एक गली ऐड होने का मतलब है कि आपकी कैंपेन फाइनेंसिंग के ऊपर बोझ भी बढ़ गया, आपको आउटरीच के लिए लोग भी चाहिए। उसी तरह से ये तो इट हैज अ मल्टी डायमेंशनल इशू, मगर मैं फिर भी समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन प्री रेक्विजिट भी पूरा कर रहा है। इस वक्त जो टाइमलाइंस हैं वो उसको मीट भी कर रहा है। ओवर एंड ओवर वो ये भी कह रहा है कि हम टाइम पे कराएंगे। सो आई काइंड ऑफ गो विद देयर कमिटमेंट। अच्छा, मुझे टेक्निकली जो है वो बताइएगा, क्योंकि हम ये फॉर्म 45 वाली बहस जो है वो देख चुके हैं, फिर दरमियान में कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश भी की गई आई वोटिंग के लिए, और इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि हो सकता है कि वो मशीनें जो है वो उनके भी हमने प्रोटोटाइप्स देखे, लेकिन वो मामला कुछ आगे बढ़ नहीं सका।
तो तकनीकी एतबार से क्या आपको कोई बेहतरी इस मरतबा प्रोसेस में नजर आ रही है, या फिर ये उसी तरह का प्रोसेस है जिस तरह का 2018 के इलेक्शन डे पर था? मुझे तकनीकी लिहाज से थोड़ी सी बेहतरी नजर आ रही है। एक तो नंबर 1 उसकी एग्जांपल मैं दूंगी, जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है, जो इलेक्शन कैंपेन मॉनिटरिंग का है, वो इम्प्रूव किया है उन्होंने, उसको ज्यादा स्ट्रक्चर किया है। उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और जो हमें सुनने में भी आ रहा है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। और जो लास्ट टाइम 594 डिस्ट्रिक्ट बेस्ड मॉनिटरिंग कमेटीज इलेक्शन कमीशन ने फील्ड की थी, वो इस दफा मोर देन डबल होंगी। दैट इज वन। दूसरा, आरटीएस के बैठने की बहुत बड़ी वजह थी कि वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मैंडेटरी कर दिया था कि आप पोलिंग स्टेशन पर से उसके रिजल्ट की तस्वीर लेकर जब तक आप अपलोड नहीं करेंगे आप पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ जगह तो जाहिर है थोड़ी सी हैंकी पैंकी हुई, मगर एक वजह वो भी थी, वहां पर आइदर नेट अवेलेबल नहीं था, उसमें आपका सिस्टम चोक कर गया। अब उन्होंने कहा आप तस्वीर ले लेंगे, और वो जो नया उन्होंने ऐप बनाया है उसमें जब मोमेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर तस्वीर लेगा तो वो टाइम स्टैंप हो जाएगा। तो आपने तस्वीर ले ली, वो अपलोड नहीं भी हुआ तो आपको रात के 2 बजे से पहले डीआरओ के ऑफिस में पहुंचना है, उसमें आपकी स्टैंप के साथ आ जाएगा, तो वो भी पता चल जाएगा कि आप कहां थे और कहां रुका। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद जो 2 बजे तक की शर्त आयद की गई, वो भी एक जो डीआरओ है उसके ऊपर प्रेशर डालेगी कि वो काइंड ऑफ मॉनिटर रखे कि कहां है मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, धुंध में गायब ना हो जाए। राइट। अच्छा रशीद चौधरी साहब, ये आरटीएस वाला मामला, ये यहाँ पर आपको लगता है ये आरटीएस फिर तो नहीं बैठ जाएगा, या फिर तो नहीं कोई इस तरह का मसला होगा जैसा 2018 के इंतखाबात में हुआ था? जो अगस्त में अमेंडमेंट की है पार्लियामेंट ने इलेक्शंस एक्ट में, उसमें सबसे ज्यादा जो रिफाइन किया गया है वो रिजल्ट ट्रांसमिशन का सिस्टम है। अच्छा। उसमें जिस तरह फौजिया साहब बता रही थी कि उसमें एक तो उस खास टेक्नोलॉजी का तस्करा नहीं है, लेकिन वो पहुंचाया जाएगा रिजल्ट, और 2 बजे तक जितना रिजल्ट हो जाएगा वो हर हाल में पहुंचाया जाएगा। और फिर उसके बाद 10 बजे की डेडलाइन दे दी है अगले दिन की, कि 10 बजे तक अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई प्रॉब्लम है तो 2 बजे तक जितने पोलिंग स्टेशन आए हैं उसका रिजल्ट आ जाए, और अगले दिन 10 बजे तक हर हाल में उस कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा रिजल्ट आए। तो ट्रांसमिशन जो सिस्टम है, ये तो पिछली दफा भी थी, लेकिन इस पर पिछली दफा नहीं थी। नहीं, पिछली दफा नहीं था, पिछली दफा नहीं था, 2 बजे तक डेडलाइन थी। अच्छा, पिछली दफा इस तरीके से बाउंड नहीं था। जी, बाउंड नहीं था, लिखा हुआ है। ठीक है, राइट। मुझे भी एक ब्रेक लेनी है, मैं जरा ब्रेक के बाद आता हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के तो हवाले से हमने बात की, लेकिन इलेक्शन कमीशन के साथ साथ जो सियासी जमातें हैं, क्या वो इस एक्सरसाइज के लिए तैयार हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है इंतखाबात के हवाले से, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आ रहा वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इंतखाबात साफ और शफाफ किस तरह से हों, आने वाले इंतखाबात के हवाले से जो तैयारियां हैं, इस पर इलेक्शन एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, इस पर बात हो रही है। सरवर भाई साहब, हमने देखा कि जो सियासी जमातें हैं उनके हवाले से बात तो होती रहती है, इलेक्शन कमीशन का जोर है कि सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। हमने वो तहरीक इंसाफ का भी वो देखा, उन्होंने जिस तरह से कहा कि आपको बैट का निशान नहीं मिलेगा अगर आपने इंतखाबात जो है वो अपने जो आइन जमा कराया उसके मुताबिक नहीं करवाए। इंतखाबी मंशूर के हवाले से भी बात होती है, इन जमातों के इंतखाबी मंशूर क्या जो है वो वाकई मंशूर हैं, या फिर सिर्फ एक कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट जो है वो हमें नजर आता है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या हमारी सियासी जमातें इस इलेक्टोरल एक्सरसाइज के लिए जो हम करवाना चाहते हैं और जिसको हम चाहते हैं कि वो साफ और शफाफ हो, क्या उसके लिए हमारी सियासी जमातें तैयार हैं? एक मैं कमेंट जरा पिछली बहस पे कर दूं कि जो पॉपुलेशन में वोटर्स का तनासब है, अगर उसको आप देखें तो वो बहुत ही खौफनाक किस्म की चीज़ें सामने आती है। मतलब मरी में 78% पॉपुलेशन रजिस्टर्ड एज वोटर, विच इज़ नॉट पॉसिबल, डेमोग्राफिकली नॉट पॉसिबल। जेलम में 75% पॉपुलेशन रजिस्टर्ड एज वोटर। पूरा पोटवार बेल्ट जो है वो 65 एंड अबव है, और बहुत सारे जो बलूचिस्तान के अजला हैं, 10 अजला हमने काउंट किए जहां 15-16% से ऊपर नहीं है। कोहिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी में 17% है। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने लिए बहुत सारे म्यार, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तय किया है। वोटर्स टर्न आउट बढ़ाना है, तो वोटर टर्न आउट बढ़ाने के लिए क्या किया है, मतलब अगर सिर्फ 15% आबादी जो है रजिस्टर्ड एज वोटर है, तो उसका मतलब बहुत बड़ी तादाद वोटर्स की डिसएनफ्रेंचाइज हुई है, और वो मिलियंस में है। हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक कोई 60 मिलियन के लगभग जो वोटर्स एलिजिबल लोग हैं
वो वोटिंग लिस्ट पे नहीं है। और फिर 5 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो गोस्ट वोटर हैं, यानी कि ओवर रजिस्ट्रेशन है, जैसे मैं मरी की बात कर रहा हूँ। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के मैनिफेस्टो पार्टियों की इंट्रा पार्टी, वैसे मुझे एक चीज बता दीजिए, ये गोस्ट वोटर्स की और ये जो वोटिंग का तो सारा मामला जो है वो, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सारा रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल हो रहा है। मैं 1 मिनट जरा दीजिएगा, तो इसमें कोई कोताही का मार्जिन को बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में चले गए कि ये जो लाखों लोग हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होने चाहिए उनको निकाला जाए। डेड लोग हैं अभी तक वोटिंग लिस्ट पे हो सकते हैं। ओवर रजिस्ट्रेशन जहां पर है वहां पर चेक करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, उन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए अभी इलेक्शन कमीशन आगे कैसे करेगा, आई एम नॉट गोइंग टू प्रेडिक्ट। लेकिन जो अभी तक उनकी कारकर्दगी है ना तो वो अपने म्याद पे पूरी उतर रही है और ना ही वो न्यूट्रल है, ना ही वो गैर जानदार है। मैं जॉय साहब का कमेंट ले लूं, फिर वो जमातों पर सिर्फ एक बात जो बारी साहब कह रहे हैं ना, एक तो अभी वो फाइनल वोटर लिस्ट आई नहीं, क्योंकि वो जो फ्रीज हुई थी फिर अनफ्रीज हुई थी, फिर वो अक्टूबर 28 तक हुए, और उसका एनालिसिस हो सकता है, पता नहीं किस डेटा सेट पे बारी साहब ने किया है, लेकिन उसमें ये वाला जो आंसर हो सकता है कि कहीं पे वोटर्स की प्रोपोर्शन ज़्यादा हो पॉपुलेशन में, क्योंकि आपका जो सेंसस है वो लोग गिने जाते हैं उस दिन उस जिले में मौजूद लोग। तो ये जो जेहलम और चकवाल में ये खवातीन और मर्दों वाला भी मसला है, वहाँ पे खवातीन की तादाद निस्बतन ज़्यादा है मर्दों की निस्बत, लेकिन जिन इलाकों में लोग अपने ज़िला से बाहर जाके काम करते हैं या मुल्क से बाहर जाके काम करते हैं, चूंकि वोटर रजिस्ट्रेशन होती है शनाख्ती कार्ड के मुस्तकिल पते पे अक्सर, ठीक, तो वो वोटर वहीं के रह जाते हैं लेकिन सेंसस में नहीं गिने जाते, इसलिए उनकी जो प्रोपोर्शन है वो, तो आपको लगता है इसलिए ये फर्क सेंसस में और वोटर फर्क जो है ये एक्सप्लेनेबल है। जी फौजी साहब, जस्ट 1 लाइन, बिल्कुल चौधरी साहब से मैं अग्री करती हूँ, और दूसरा मैं कह रही हूँ कि ये हमें याद रखना चाहिए कि मर्दमशुमारी मैंडेटरी है और वोटर रजिस्टर होना मेरी चॉइस है, मुझे वोटर रजिस्टर होना है, मैं वो ऑटोमेटिक नहीं है। राइट, ठीक है। अच्छा भाई साहब, अब वो इंतखाबी जमातों पर आ जाएं, मेरा ख्याल है वो भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बात हो जाए कि इंतखाबी जमातें और उनके मंशूर और उनकी तैयारी। देखिए बुनियादी बात है इलेक्शन एक्ट का जो चैप्टर 11 है गालबन, जिसमें बहुत वाज़ेह तौर पर जो प्रोसेसेस हैं पार्टियों के बारे में, पार्टियों की इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है, जिस तरह उम्मीदवारों को टिकटें मिलनी चाहिए उसका प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए, कोई प्रोसीजर होने चाहिए, ये नहीं है कि पार्टी सदर जो है वो चंद छोटे लोगों की एक किचन कैबिनेट बनाए और वो तय कर दे कि टिकट किसको मिलना है। मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर उसके ऊपर हम देखें तो आज तक इलेक्शन कमीशन ने किसी भी पार्टी के इलेक्शन को संजीदगी से नहीं लिया, सिर्फ महज एक कार्रवाई है वो डाल दी जाती है। वो इलेक्शन कमीशन मान लेता है, चाहे जैसा मर्जी आप इलेक्शन करा के लेकर आए। देखिए इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ना। नहीं, आपको लगता है इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन है कि वो कहे कि आपका इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं? वैसे उन्होंने पीटीआई के इलेक्शंस एक्ट काश के मैं लेके आता, इलेक्शंस एक्ट का चैप्टर 11 जो है, अच्छा, वो ये सब चीजें इलेबोरेटली उसमें डाली हुई है कि क्या प्रोसेस करना चाहिए, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शंस होने चाहिए, उसकी सर्टिफिकेशन के लिए उनको जाना चाहिए फिर इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कभी संजीदगी से इसको लिया नहीं। हमने तो लिखा इसके बारे में, अच्छी बात है कि उन्होंने गो के गलत तरीके से किया है, लेकिन अच्छी बात है कि उसकी इब्तिदा हुई है, चाहे गलत तरीके से हुई है, लेकिन इसकी जरूरत का एहसास इस वजह से पाकिस्तान में हुआ है, ज़ेरे बहस मामला आ गया, मैनिफेस्टो नहीं है पार्टियों के, अगर है तो वो एक कागजी कार्रवाई है, क्योंकि उसकी जरूरत है अंडर द लॉ कि पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो बनाना है, पार्टियों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, और पार्टियों के अंदर जब तक जमहूरियत जो है वो नजर नहीं आएगी, उसको वो अप्लाई नहीं करेंगे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को, तो वो जब गवर्नमेंट में आएंगे तो फिर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि गवर्नेंस या डेमोक्रेटिक एक नॉर्म्स होते क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैं समझता हूँ ये इस पे तो दो राय हो नहीं सकती। अच्छा, क्या अभी पार्टियां बहुत पीछे हैं अपने आप को? है ही नहीं। मैं समझता हूँ जमहूरियत नाम की किसी पार्टी में कोई चीज नहीं है, इससे बेसिकली शहनशाहियत है, एक फैमिली है और उस फैमिली के लोग हैं। अब नून में देख लें, सारे बड़े बड़े ओहदे जो है रिश्तेदारों के, ठीक है, एक भाई है, दूसरा भाई है, एक भाई की बेटी है और फिर एक समधी है,
और आप गुजरांवाला चले जाए, फैसलाबाद तक उनके रिश्तेदारी है, वही बैठे। दूसरी तरफ आप चले जाए, खानदान है, बेटा है, बाप है, फुप्पी है, फलां है, फलां है, फलां है। तो पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये कोई शहनशाही तो नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के अपना इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ये पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर तो इलेक्शन कमिशन ये कहता है, या इलेक्शन की रिक्वायरमेंट ये है कि पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये तो इलेक्शन कमीशन। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन सिलेक्टिवली कराएगा तो वो पार्टीजन नजर आएगा, फिर हम कहेंगे पार्टीजन है। तो अब तो कोई जमाना था कि आप जैसे इस तरह के टीवी प्रोग्राम में इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव आते थे, अब उनको रिप्रेजेंटेटिव मिल गए जो उनको डिफेंड करने वाले हैं, तो क्या जरूरत है। ठीक है, मैं जरा एक मिनट जरा फौजिया साहबा से जरा पूछ लूं। फौजिया साहबा, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन जो लड़ रही है सियासी जमातें, इनका जो आपस का एक ताल्लुक है, देखिए इलेक्शन कमीशन क्या अपना असर और रुख, और जो हमने इख्तियार की पहले बात की कि अब उनके पास इख्तियार है, तो क्या वो इन पार्टियों को पाबंद कर सकता है कि वो कंप्लाई करें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है? क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस तो ऐसा लगता है बड़े शानदार बने हुए हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। फिर हमने कुछ केसेस देखे, अभी जारी बात है इन पर मीडिया में बहस होती रही है, तोशा खाना केस है, तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस अभी जो है वो कई लोगों के हवाले से जो है वो चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि कोई थोड़ी प्रोग्रेस हुई है उसमें, या फिर ये जो मामला है वो बस अभी तक महदूद है? लेकिन इसमें दो तीन चीजें देखने वाली हैं। प्रोग्रेस हमें कहाँ से नजर आएगी? हम पार्टीज को इलेक्शन कमीशन जब कहता है कि इलेक्शन एक्ट में आपको एक्स ABC करनी है, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट इशू कर देता है। वो पॉलिटिकल पार्टीज का कोड ऑफ कंडक्ट वही है जो पिछले 6 इलेक्शनों में कम से कम हमने देखा कि वहीं पर है, सवाए इसके कि उसमें कहते हैं आप इस दफा में ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि आप डिसइंफॉर्मेशन, इलेक्शन वायलेंस को कंडेम कीजिए, खवातीन ट्रांस अकलियत की शमूलियत को बढ़ाइए। मगर असल जो पार्टीज में जमहूरियत की बात है, जो बारी साहब भी फरमा रहे थे, वो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के अंदर आती है। एक्ट कानून बनाना पार्लियामान की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है। हमारा पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट बहुत फरसूदा है, उसमें जरूरत है उसको चेंजेस लाने की ताकि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत आए। लेकिन इलेक्शन कमीशन इन पर अमल दरामद, और मेरी तस्दीक कर दीजिए अगर मैं गलत हूं, इलेक्शन कमीशन इन पर अमल दरामद नहीं करा सकता? किस चीज के ऊपर? पार्टीज एक्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट पर जितनी अमल दरामद कराना हो उतना करवाता है। जो एग्जाम्पल अभी आपने इंटर पार्टी इलेक्शन की दी PTI के बारे में जो बात हो रही है, देखिए मैं एग्री करती हूं बारी साहब से, सब पार्टीज इसको एक कस्टमाइज्ड टिक बॉक्स अप्रोच के तौर पे यूज करती हैं, मगर उनको पता है कि ये करना जरूरी है, इससे रिलेटेड इलेक्शन सिंबल है, तो वो उसके जितने दिए हो ना ABC, वो ABC को उसी तरह पूरा करते होते। वहां पर भी बिला मुकाबला है, होते यहां पर भी बिला मुकाबला है। वहां पर खानदान चल रहे हैं, यहां पर एक बंदे का रोल चल रहा है। तो आपको देखना है कानून में कि क्या कानूनी तकाजे 1 2 3 पूरे हो गए। क्वालिटेटिव जजमेंट करना मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आपने एक सवाल और किया था, ये जो इलेक्शन सिंबल के हवाले से, आपको पता है इलेक्शन सिंबल के लिए सिर्फ इंटर पार्टी इलेक्शन जरूरी नहीं है, बल्कि पार्टी को अपने पार्टी फाइनेंसेस की एनुअल स्टेटमेंट जमा करानी होती है। अगर वो एनुअल स्टेटमेंट भी ना हो तो भी आपको इलेक्शन सिंबल अलॉट नहीं किया जा सकता, ये भी एक लीगल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, राइट। मैं जरा एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं, मैं एक ब्रेक के बाद आकर पूछता हूं, ये जो तोशा खाना केस, तौहीन इलेक्शन केस, फॉरेन फंडिंग केस, सबने अब इतनी बहस इन पर देखी है, तो क्या इससे को पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोई राह हमवार हुई है कि वो कम से कम इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें? एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रशीद चौधरी साहब, जो सवाल इससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि अब इस पर हमने बहुत बहस देखी, तो आपको लगता है कि कुछ स्क्रूटनी सख्त होगी और ये केसेस कोई प्रेसिडेंट सेट करेंगे दीगर पार्टीज के लिए, जो तोशा खाना है, तौहीन इलेक्शन कमीशन है, फॉरेन फंडिंग केस था? ये जो फाइनेंशियल मामलात हैं, जो अखराजात हैं, इंतखाबी अखराजात हैं और सियासी अखराजात हैं, उसकी चीज़ें अभी तक बहुत सारी वैसी की वैसी हैं। अगरचे कुछ कोशिश की है कि कम से कम एक डिफाइन कर दिया है कि इलेक्शन अखराजात कब से कब तक हो सकते हैं, डेट दे दी है, लेकिन उसमें काफ़ी इस्लाहात की ज़रूरत है, जो शायद हमारे जैसे इदारों को आने वाली पार्लियामेंट के साथ बातचीत करना पड़ेगी कि ये लेके आए। बारी साहब, ये जो फंडिंग के है, स्पेंडिंग है, इलेक्शन के हवाले से ज़वाबित फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं इलेक्टोरल एक्सरसाइज के लिए, इलेक्शन कमीशन यहाँ पर कर सकता है
करना चाहिए या फिर इलेक्शन कमीशन के बस की बात ही नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के बस की बात है, क्योंकि तमाम सियासी जमातों ने मिलकर इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो लेजिस्लेशन होती है, आपस की बात है, अफसोस की बात है, वो इसलिए नहीं होती कि हमने उस पर अमल दरामद करना है। वो बहुत सारी चीजें इसलिए होती हैं कि जो बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, UNDP है, वर्ल्ड बैंक है, फला 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 फला, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो बहुत सारे हैं। UN का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि UN में स्टेट मेंबर्स हैं तो हम नाम दे सकते हैं। बाइलैटरल्स हैं, बेतहाशा पैसे देते हैं, वो कहते हैं ऐसे कर ले, ये कानून डाले, औरतों को ये राइट दे दें, मजदूरों के राइट ये होने चाहिए। इंप्लीमेंटेशन जीरो है। हमारी अशराफिया जो है, जो एलीट है, उसको पता है कि हम इनको खुश करने के लिए बनाते हैं, फंड आएंगे, हमें एक रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करनी, अमल दरामद हम नहीं करेंगे। नीयत का मसला है। अच्छा। नीयत नहीं है कि चीजों को बेहतर किया जाए, नहीं तो यही जो एक्ट है काफी ग्राउंड हमें देते हैं चीजों को बेहतर करने के लिए। तो ये जो है, हमें पूरे पाकिस्तान को बंद गली में बंद करके ये कहना कि फिर इसके ऊपर शक व शुबात भी ना पैदा करें। मसला ये कि सिस्टम खुद इतने शकूक व शुबात पैदा कर रहे हैं, अगर हम आर्टिकुलेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, राइट। एक ब्रेक लेते जरा, फिर आकर इस बहस को समेटते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो जमातें हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारियां, आने वाले इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्या सोच रखते हैं, किस तरह से देख रहे हैं कि मुल्क इंतखाबात की तरफ जा रहा है? फौजिया साहब, इसमें मुझे बताइएगा कि इससे पहले इंतखाबात की ताखीर की एक बड़ी वजह यह भी रही कि जो सिक्योरिटी है वो नहीं दी जा सकती, जो फाइनेंसेस हैं वो अवेलेबल नहीं है मुल्क के पास इतनी बड़ी एक्सरसाइज कराने के लिए। आपको लगता है कि अभी ये मसले जो है वो इन चेक हैं और ये इंतखाबात के हवाले से जिन दो रुकावटों का पहले हवाला दिया गया था ये कोई बड़ी रुकावट नहीं बनेंगे? क्योंकि इसमें कोई ना कहीं पर कुछ सियासी जमातें मौसम की भी जो है वो बात कर रही हैं। तो इन तीनों चीजों को मिला के आप किस तरह से देखते हैं, ये किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं आने वाले इंतखाबात के ऊपर? ओके, नंबर वन ये कि जो फाइनेंसेस की बात है वो फाइनेंसेस आज सुबह रिलीज हो गए हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था रुके हुए वो हो गए हैं, तो दैट इज वन थिंग डन। दूसरी आपने बात की सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी लास्ट टाइम भी आर्मी और जो है आपकी सिविल पुलिस है उसको यूज किया गया था, वो इंस्ट्रक्शंस भी पास ऑन हो गई हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने उसको भी कमिट कर दिया कि वो प्रोवाइड करेंगे। तीसरी बात आपने जो कहा कि मौसम के एतबार से जो है वो एक लॉजिस्टिकल इशू है जिसको हम कह सकते हैं, उसमें वहां पर जिंदगी तो फिर भी चलती है ना, बर्फ भी पड़ रही होती है तो लोग तो चल ही रहे होते हैं, उसका वोटर टर्नआउट पे कितना असर पड़ जाएगा? 5% पड़ जाएगा, 10% पड़ जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं पड़ेगा। मगर एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जो वारी साहब ने बात की कि वेस्टेड इंटरेस्ट बेस्ड लेजिस्लेशन होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी या वो उसकी कोलिशन जिस तरह की भी वो गवर्नमेंट में हो, वो लार्जली हम यही देखते हैं कि जब कानून साजी होती है, अनलेस एक तो हमारे यहाँ कानून साजी पर डिबेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इतना पार्लियामान में, यहाँ पर हमने 5-5 मिनट में पर कानून भी पास होते देखा है, तो उसका कसूर इलेक्शन कमीशन का तो नहीं है, या उसका कसूर किसी अक़वाम मुत्तहिदा का, UN का या किसी बायलैटरल डोनर का तो नहीं है। बायलैटरल डोनर जब आपको इलेक्शन के लिए सपोर्ट देता है, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने उनके लिए काम किया है, तो वो अपना एजेंडा नहीं देता, वो आपके स्ट्रेटेजिक, इलेक्शन कमीशन के स्ट्रेटेजिक प्लान पे देता है। वो कहता है उसमें क्या सबसे ज्यादा होती है, इलेक्शन सप्लाईज के लिए आपको पैसे देता है, वोटर एजुकेशन के लिए पैसे देता है, बैलेट बॉक्स खरीदने के लिए पैसे देता है, और इस दफा तो आपको इलेक्शन सप्लाईज और जो ये बैलेट बॉक्सेस हैं उसके पैसे भी किसी ने नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको हम हर दफा देते जाते हैं, अब आप खुद भी कुछ कीजिए, और इलेक्शन कमीशन ने लिए भी नहीं है। सो सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है वो इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग और वोटर एजुकेशन में गई है। ठीक है, राइट। रशीद चौधरी साहब, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए, अब इसमें बहुत सारे इदारे भी जो हैं, वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने कराने होते हैं इलेक्शन, लेकिन बहुत सारे इदारे जो है वो उसको सपोर्ट में आते हैं। सबसे पहला तो निगरान हुकूमत है, फिर सिक्योरिटी वाले इदारे हैं, फिर अदालतें भी हैं, जाहिर बात है, जहां पर ये मामला जो है वो जाते हैं। किस तरह से इंश्योर किया जा सकता है, क्या इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए ये टिल 8 फरवरी? देखिए, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के लिए, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी भी है और उसका इख्तियार भी है, और सारे इदारे आईनी कानूनी तौर पर
उनकी मुआवनत करने के पाबंद हैं, उनको पैसे देने के भी पाबंद है, उनको सिक्योरिटी फराहम करने के भी पाबंद हैं, पोलिंग स्टेशंस पे सिक्योरिटी फराहम करना हो या कोई भी इंतजामी काम हो उसके वो पाबंद हैं। मसला ये है कि इलेक्शन सिर्फ टेक्निकल मसला नहीं होता, टेक्निकल एक्सपर्ट्स का मसला नहीं है, इलेक्शन तो पॉलिटिक्स का मसला है, एक माहौल में भी होते हैं, एक पॉलिटिक्स का मसला है। अब पॉलिटिकल जो कंट्रोवर्सीज हैं वो हम देखते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा और उसके बाद कमेंट्री करते हैं। तो जो इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप्स हैं उनके स्कोप की कुछ लिमिटेशंस हैं, उसमें हम जाहिर है कोई पॉलिटिकल साइड पे जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, इतना बड़ा मुल्क है इसमें डिलिमिटेशन पे कुछ लोगों को एतराज होगा, पिछली पे भी था, उससे पिछली पे भी था, उससे पिछली पे भी था, और हर प्रोसेस पे कुछ ना कुछ लिटिगेशंस होंगी और ये होती हैं। हमें ये देखना है कि टेक्निकली कितना पॉइज्ड हैं, कितना उनकी प्रेपरेशंस क्या हैं, इस वक्त क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, उन प्रोसेसेस पे लोगों के एतमाद के क्या लेवल्स हैं जो हमारे मुशाहदे में आ सकते हैं। और बेसिकली जो ज़्यादा काम है इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप्स का वो शुरू होता है जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए। उसके बाद के जो मराहल हैं उनको हम बहुत माइन्यूटली सिस्टमैटिकली देखते हैं। उससे पहले हमारे पास भी एनेक्डोट्स हैं या हमारे पास भी वो चीज़ें हैं, तो हम अगर उसमें बहुत ज़्यादा लिबरली इंटरप्रेट करना शुरू कर दें तो वो शायद हमारे मैंडेट से थोड़ा बाहर हो। बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब, रशीद चौधरी साहब, फौजिया इरजानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि इलेक्शन पिछले इलेक्शन से बेहतर हो, इनके नतायज को सारे तस्लीम करें। मेज़बान रहमान नज़र को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।